हेलो, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक आगे का टॉपिक, इसका नाम है हमारा लॉज ऑफ मोशन। मेरे प्यारे दोस्तों, लॉज ऑफ मोशन पर जाने से पहले हम लोग सबसे पहले ये भी सीखना चाहेंगे कि फोर्स क्या है। बट ये जो फोर्स की डेफिनेशन है, ये हमें न्यूटन की कौन सी नियम से मिलती है, ये भी चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम इनर्शिया की भी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका फिजिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है ना, जिसका नाम है गति के नियम। गति के नियम। ओके, चलिए, तो गति के नियम की हम शुरुआत करते हैं। ओके, सो गति के नियमों की हम शुरुआत करते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब सुनेंगे आप। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ देखें, देखो जब भी बात फर्स्ट लॉ की आती है, तो इस फर्स्ट लॉ में न्यूटन साहब ने क्या बोला था, इसको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात है कि इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? चलो, इससे पहले मैं आपको पहले न्यूटन साहब का स्टेटमेंट लिखता हूं। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। इफ एनी बॉडी is in motion, if anybody is at rest or in motion, if anybody is at rest or in motion, it follow its state until and unless an external force is applied on it. Until and unless an external force is applied. यदि कोई वस्तु स्थिर है या गति में है, वह अपनी उसी अवस्था का पालन करती है। वह अपनी उसी अवस्था का पालन करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है ना, यदि कोई वस्तु स्थिर है या गति में है, वह अपनी उसी अवस्था का पालन करेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं।
अब इस बात का मतलब समझते हैं हम। सर इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लो ये कोई कार है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये कोई कार है और इसमें आपसे सिर्फ 2 वर्ड बोले गए हैं, इस डेफिनेशन में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है आपका रेस्ट और एक दूसरा वाला वर्ड है आपका मोशन। जब रेस्ट की बात आएगी तो आपका v 0 हो जाएगा और जब मोशन की बात आएगी तो आपका v कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि या तो किसी बॉडी का वेलोसिटी 0 हो या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर ये दोनों कंडीशन में से कुछ भी एक कंडीशन दिख रही है तब आप बोल सकते हो कि उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है। दिस इज ओनली वन कंडीशन इन विच यू से दिस बॉडी इज फॉलोइंग द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, सो यहां पर जैसे ही मैंने लिखा कि सर या तो इसकी बॉडी, या तो ये रेस्ट पे है कार या फिर ये मोशन में है, या तो ये रुकी हुई है या फिर ये। अब यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब क्या, सुनो जरा ध्यान से, ये क्या कहना चाहते हैं। सर हम पहले रेस्ट का मतलब समझते हैं। यहां पर रेस्ट का मतलब v 0 और मोशन का मतलब v कांस्टेंट। ठीक है ना? यहां पर ये दो चीजें हैं। देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्यों? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, दिस इज dv ओवर dt, नॉट dv, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो आपका एक्सेलरेशन 0, और जहां एक्सेलरेशन नहीं है वहां पर फोर्स 0 हो जाता है। अब आप यहां पर देखो कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है तो इस केस में एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज जब v कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वेलोसिटी 0 अपॉन चेंज इन टाइम, तो इस केस में भी आपका एक्सेलरेशन 0, और हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन 0 होने के बाद में कि फोर्स 0। इस बात से आपको क्या समझ में आया? इस बात से हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ तब लगता है जब फोर्स 0 हो। और फोर्स कौन सा 0 हो ये भी जरा बात समझो। सर ये सिर्फ एक फोर्स नहीं है, दिस इज द टोटल रिजल्टेंट फोर्स। तो हम यहां पर नोट पॉइंट में ये वाली बात बोल सकते हैं, नोट पॉइंट में ये बात बोल सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट फोर्स, if the resultant force is 0, then the system is follow Newton's first law. Newton's first law. If the resultant force is 0, then the system is follow Newton's first law. Okay? अब यहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब भी समझो। सर रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है परिणामी बल। जो परिणामी बल है वो हमारा क्या हो गया? 0। इसका मतलब यह है कि मान लो दो रिजल्टेंट फोर्स रहे हों तो F1 माइनस F2 बराबर 0। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर दो बल काम कर रहे हैं और वो दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का मतलब समझते हो अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज F1 प्लस माइनस ऑफ F2। इसका मतलब यह किसी बॉडी पर दो फोर्स यहां पर काम कर रहे हैं, एक फोर्स की डायरेक्शन अगर इधर है तो दूसरे वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे हैं
और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो उस केस में हम लोग बोल देंगे कि वहां पर हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा और वो बॉडी हमारा फर्स्ट लॉ फॉलो करेगा। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला गया? कंडीशन हमारी ये है, नोट नंबर पॉइंट 2 हम यहां पर बोल सकते हैं। नोट पॉइंट 2 हमारा ये है, द फर्स्ट लॉ, नोट पॉइंट 2 हमारा ये है, द फर्स्ट लॉ is also known as law of inertia। इसको हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब सुनो, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? भाई जब, एक बात बताओ, अगर फोर्स 0 हो गया, क्या हो गया, फोर्स 0 हो गया, और हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज टू एम इज टू 0। अरे एक्सेलरेशन भी 0 है, बट मास नेवर भी 0। अब मास 0 नहीं है, सब कुछ 0 हो रहा है, लेकिन उसका मास तो 0 नहीं है। मास 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, बॉडी इज एग्जिस्ट। का मतलब क्या है, वस्तु का अस्तित्व है। का मतलब क्या है, वस्तु का अस्तित्व है। बात समझ में आ गई? अब सुनो एक और बात, अगर यहां पर मास 0 नहीं है, ठीक है, यहां पर क्या है, मास 0 आपका नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो जो बॉडी रेस्ट पे थी, इसका मतलब यहां पर यह है कि वो जो बॉडी रेस्ट पे है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन में है, या फिर वो मोशन में है, वो किसके कारण है? ये दोनों ही कंडीशन एक ही चीज के कारण हो रही हैं, ड्यू टू देयर मास। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट पे है, या फिर वो मोशन में है, तो ये दोनों ही कंडीशन सिर्फ एक ही चीज की वजह से हो रही हैं कि वो गति में है। वो किसके, किस में है वो, सॉरी, वो किसके कारण है, क्योंकि उनके पास में मास है। और इसी इफेक्ट को, द इफेक्ट ऑफ मास, दिस इफेक्ट ऑफ मास, दिस इफेक्ट ऑफ मास, this effect of mass is also known as effect of inertia। इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो मास का अस्तित्व है, उसी को हम द्रव्यमान कह रहे हैं, यानी इनर्शिया लाइक अ मास। अब हम यहां पर समझते हैं कि यह इनर्शिया वास्तव में क्या होता है। सुनो, इनर्शिया, इनर्शिया यानी कि जड़त्व। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया आपका होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। यह द्रव्यमान का एक गुण होता है। दूसरी बात, इट ऑलवेज, it always does oppose to the change its position। it always does oppose to the change its position, अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है।
अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है। अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है। बात समझ में आ गई? तीसरी बात क्या है? We can say in another word, inertia is directly proportional to mass. यानी अगर किसी बॉडी के अंदर मास बहुत ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई? यस। और इसको सबसे पहले दिस इनर्शिया was firstly observed by गैलीलियो। तो इनर्शिया जो है वो सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था या ऑब्जर्व किया गया था। हाँ भाई, तो बात समझ में आ गई? हाँ, एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि अगर आपसे ये बोला जाता है कहीं पे कि फोर्स की उत्पत्ति किस लॉ से होती है, तो फर्स्ट लॉ से, क्योंकि इसी में हमने फोर्स को अच्छे से पढ़ा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो हम यहां पर बोल सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज arises from the first law of motion। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ एंड इनर्शिया। ठीक है? यस। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ, ये सिंपल आप लिख सकते हो, सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ में देखो, फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था? एक्चुअली फर्स्ट लॉ में हमें पता लगा इसके डेफिनेशन क्या है, लेकिन उसका एक्चुअल स्टेटमेंट हमें सेकंड लॉ से मिलता है। तो अगर आपसे ये बोला जाता है कि फोर्स की डेफिनेशन कहां से मिलती है? फर्स्ट लॉ से। फोर्स का हमें स्टेटमेंट कहां से मिलता है, उसका फॉर्मूला हमें कहां से मिलता है? तो सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ में बोला गया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of any body is directly proportional to the external force। अप्लाइड एक्सटर्नल बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना? किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है ना? यस। अब सुनो ध्यान से, तो इसमें एक नया वर्ड जो हमें मिल रहा है, दिस इज द मोमेंटम। यानी कि जो संवेग है वो हमारे लिए एक नया शब्द है।
हमें इसको पढ़ना पड़ेगा तो भाई संवेग क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई कार थी, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी वेलोसिटी u थी, ये पॉइंट बी पर पहुंच जाती है और जब ये कार यहां पर पहुंचती तब इसका वेलोसिटी v हो जाता है और वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगता है, द चेंज इन टाइम इज डेल्टा। तो यहां पर एक बात बताओ, अगर ये वेलोसिटी सेम रहती तो पहले लॉ को फॉलो करती है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, या तो वेलोसिटी जीरो हो या कांस्टेंट हो, तो फर्स्ट लॉ। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है और कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है, घट रही है या बढ़ रही है, तो सेकंड लॉ। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, सिर्फ वेलोसिटी का चेंज की बात की गई है, वो बढ़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। तो यहां पर हम सबसे पहले, अब इस कार का मास कितना है, m। अब कार का मास तो इतना ही रहेगा, m ही रहेगा। तो यहां पर जब किसी बॉडी के पास में मास और वेलोसिटी होती है तब हम इसका मोमेंटम देखेंगे। सो दिस इज mu, दिस p1 इज नथिंग, दिस इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मोमेंटम यहां पर कितना हो जाएगा, दिस इज मास इंटू वेलोसिटी। पहले मोमेंटम p1 था, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रहा है तो मोमेंटम बदल गया। अब यहां पर बोला जा रहा है चेंज इन मोमेंटम, रेट टाइम के रेस्पेक्ट में वही फोर्स होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोला जा रहा है कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट यहां पर 1 आता है, तो दिस इज k इज कांस्टेंट, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, और यहां पर k की वैल्यू होती है 1। आपका फॉर्मूला हो गया दिस f इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज dp अपॉन dt। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर दिस f इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1 अपॉन डेल्टा टी। यूपी टेट लेवल 2 में ये एज इट इज प्रश्न आपका आया हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो अच्छा क्वेश्चन होता है। अब जरा यहां पर मैं p1 p2 की वैल्यू रख देता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, f इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1, चेंज इन टाइम दिस इज t, ठीक है ना, डेल्टा टी बोल रहे हैं ना, दिस इज डेल्टा टी। अब सुनो, f दिस इज mv, दिस इज mu अपॉन डेल्टा टी। f m कॉमन ले लो, दिस इज v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। और सर ये क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी में चेंज होता है तो ये हमारा एक्सेलरेशन, और हमारा फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल्स टू एम ए। तो दिस F इज इक्वल्स टू एम ए इज ए फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यहां पर F क्या है, फोर्स है, ये F क्या है, बल है, ये M क्या है, मास है, द्रव्यमान है, ये A क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण है। बात समझ में आ गई। अब यहीं से हमें एक चीज समझ में आ गई सबसे पहले कि मोमेंटम क्या होता है। अगर मैं यहीं पर ये वाली चीज देखता हूं कि भाई मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, तो संवेग क्या है कि अगर कोई बॉडी जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मोशन में है तो उसके पास में मोमेंटम होता है। जैसे फर्स्ट लॉ में गाड़ी चल रही है, सिर्फ फोर्स नहीं है लेकिन मोमेंटम है, तो उसके पास में दो चीजें, एक मास और एक वेलोसिटी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called known as momentum। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मोशन में है, तो ये जो इसका मोमेंटम है इसको हम p से डिनोट करते हैं।
तो इसका मोमेंटम जो होगा दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। और इस बात से हमें यह भी पता चल रहा है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। सबसे पहले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूसरी बात, अगर हम इसकी यूनिट देखते हैं तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तीसरी बात, अगर हम इसकी डायमेंशन देखते हैं तो मास की क्या होगी, एम एल टी माइनस 1। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसी को हम इंपल्स कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इंपल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम। या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। दिस इज इंपल्स आई। इंपल्स क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम। दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। यानी अगर कोई फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है, अगर कोई फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई किया जाए तो उसको हम इंपल्स कहेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज नोन एज इंपल्स। जब कोई बाह्य बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसे आवेग कहते हैं। तो उसे आवेग कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसके यूनिट देखूं, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। फिर अगर मैं इसकी यूनिट देखता हूं, सबसे पहले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा और ये वेक्टर होगा, सदिश है। अगर मैं इसके यूनिट देखता हूं तो चेंज इन मोमेंटम है तो वही होगी जो मोमेंटम की होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वही इसकी डायमेंशन भी होगी, बिमा भी होगी, एम एल टी माइनस 1। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो आपके लिए है, नोट पॉइंट, वो सिर्फ ये है जो बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द impulse is equal to the momentum। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आपसे पूछा जाता है कि जो संवेग होता है इसकी यूनिट और डायमेंशन किसके बराबर होती है, आप बोल सकते हो आवेग के बराबर होती है। ठीक है, यहां पर एक चीज और देखेंगे हम, जैसे अभी हमने यहां पर फोर्स की बात की थी, बल। तो एक्चुअली फोर्स क्या समझ में आया आपको, फोर्स ना
एक इफेक्ट है जो किसी बॉडी को या तो पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट which do push or pull any body। ठीक है ना। यह एक बाह्य प्रभाव है जो किसी वस्तु को खींचता है या धक्का देता है। ठीक है ना। हाँ, अब जैसे अभी हमने बोला कि भाई ये कोई कार है, इसको कुछ लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं। जब इस कार का मास m है और इस कार को धक्का दिया गया तो इसके अंदर वेलोसिटी पहले u थी फिर v हो गई, चेंज हो गई धक्का देने से, क्योंकि इन्होंने यहां से एक फोर्स इसको अप्लाई किया। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो क्या है, कार का मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। So this F that is equal to ma। So this is the force। अगर हम फोर्स की प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहली बात फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूसरी बात अगर हम इसके यूनिट देखें, इसके यूनिट पर काफी चर्चा होती है। अगर हम MKS सिस्टम में इसकी यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मास किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या आता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम CGS में इसकी यूनिट देखें तो मास को लिखेंगे हम ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम देखेंगे FPS सिस्टम में तो मास को लिखेंगे पाउंड में, डिस्टेंस को लिखेंगे फुट में पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक और चीज देखो, इस यूनिट को हम लोग बोल देते हैं न्यूटन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूटन। इसको हम लोग बोल देते हैं डाइन, और इसको हम लोग बोल देते हैं पाउंडल। इसकी यूनिट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। एक न्यूटन में कितने, इतने, एक डाइन में कितना, इतना, एक पाउंडल फोर्स में कितना, इतना। और एक नोट पॉइंट होता है आपके लिए, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵ डाइन आपके। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज ऑल फोर्स, इनर्शिया एंड दो लॉज हमारे हो चुके हैं। थर्ड लॉ, सर थर्ड लॉ को बोला जाता है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया, यानी अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई भी फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगा। व्हेन अ बॉडी इज अप्लाइंग some force on other, then the other body
also applying the same force at same instant. When a body is applying some force on other, then other body is also applying the same force at the same instant. जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या काम कर रहा है? जमीन के ऊपर कोई बल लगा रहा है। कौन? ब्लॉक लगा रहा है ग्राउंड पर। द फोर्स बाई बी ऑन जी, then the same instant the force by ground on B. वेक्टर क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स जी बी है, दिस इज नेगेटिव ऑफ फोर्स बी जी। हम यहां पर लिखेंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत। और अगर मैं यहां पर इसको ऐड ऑन कर देता हूं, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ जी बी प्लस एफ बी जी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है? द टोटल रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। टोटल रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। टोटल रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? बॉडी अपने मोमेंटम से काम करेगी, यानी मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो हम यहां पर बोल सकते हैं द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, देन मोमेंटम यानी कि जो आपका संवेग है वो आपका क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो अगर आपसे कोई ये बोलता है कि संवेग कब संरक्षित रहता है, तो आप बोल सकते हो कि जब किसी बॉडी पर टोटल फोर्स हमारा 0 हो जाता है। और संवेग संरक्षित मतलब क्या है? एम इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यह है कि m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2। और इसका मतलब एक और होता है, बिफोर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम। ठीक है ना? और इसके एग्जाम्पल भी होते हैं, एग्जाम्पल भी हमारे एग्जाम्पल भी हमारे पास, जैसे रॉकेट मोशन। थर्ड लॉ एंड मोमेंटम कंजर्व। बोट मोशन, थर्ड लॉ एंड मोमेंटम कंजर्व। ओके, गन बुलेट, थर्ड लॉ
and momentum conserve, etc. Okay. So this is all about your Newton's laws, inertia and force. So next class में अपडेट करेंगे. Thank you so much. Take care.